हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के बारे में। अगर आप लोगों को याद हो तो लास्ट क्लास में हम यही चैप्टर पढ़ रहे थे। इस चैप्टर को शुरू किया था हमने और हमने बात की थी केमिकल रिएक्शन क्या होती है, केमिकल इक्वेशन क्या होती है, केमिकल इक्वेशन के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक हो सकती है, केमिकल रिएक्शन की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक हो सकती हैं। यही हम लोगों ने लास्ट क्लास में स्टडी किया था और हमारी आज की क्लास का जो टॉपिक रहेगा वो है केमिकल इक्वेशन एंड बैलेंसिंग। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी क्लास को। हमारा आज की क्लास का टॉपिक है केमिकल इक्वेशन। हालांकि केमिकल इक्वेशन क्या होती है हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं और हम बात कर रहे हैं केमिकल इक्वेशन की बैलेंसिंग के बारे में। हम बात कर रहे हैं केमिकल इक्वेशन की बैलेंसिंग के बारे में। ये हमारे आज की क्लास का टॉपिक रहने वाला है। ओके, आपको अगर याद हो तो हमने केमिकल इक्वेशन में कहा था इट्स अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल एक्शन और केमिकल चेंज। जब कभी भी कोई केमिकल चेंज होता है तो उसको रिप्रेजेंट करने का जो तरीका है वही केमिकल इक्वेशन होती है। हमने यहाँ पर बात की थी, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं टाइप ऑफ केमिकल इक्वेशन के बारे में। टाइप ऑफ केमिकल इक्वेशन के बारे में, कितने तरह की केमिकल इक्वेशन हो सकती है। तो इसमें सबसे पहले हमने पढ़ा है वर्ड इक्वेशन। ये आप लोगों को लास्ट क्लास में मैंने इसके बारे में कुछ हिंट दिया था। हमने बात की थी वर्ड इक्वेशन के बारे में। जब कभी भी केमिकल चेंज को उस चेंज में इन्वॉल्व और प्रोड्यूस्ड सब्सटेंसेस के नाम से रिप्रेजेंट किया जाता है, यही हमारे पास में वर्ड केमिकल इक्वेशन हो जाती है। हमने कहा था, एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं, जैसे एक केमिकल चेंज है जिसमें मैग्नीशियम मेटल रिएक्शन कर रही है ऑक्सीजन के साथ में, और जो प्रोडक्ट हमारा बनेगा वो बनेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड ये हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा। स्टूडेंट, ये हमारे पास एक केमिकल चेंज है, बिल्कुल है। क्या ये एक केमिकल इक्वेशन है? बिल्कुल है। किस टाइप की केमिकल इक्वेशन है? ये एक वर्ड इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि रिएक्शन में जो सब्सटेंसेस अवेलेबल हैं, मैंने उन दोनों को उनके नाम से रिप्रेजेंट किया है और जो प्रोडक्ट एज अ रिजल्ट हमें मिल रहा है उसको भी हम उसके नाम से ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्लियर? तो ये था हमारे पास टाइप ऑफ केमिकल इक्वेशन में फर्स्ट टाइप, जिसे हम कह रहे हैं वर्ड इक्वेशन। एक और एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं, जैसे कि हमने कहा हाइड्रोजन रिएक्ट विद ऑक्सीजन, हाइड्रोजन रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर। क्या बना लेता है? वाटर। डाई हाइड्रोजन ऑक्साइड बना लेगा हाइड्रोजन अपना, इट्स अ वाटर। सो स्टूडेंट, ये भी मेरे पास एक केमिकल चेंज है, बिल्कुल है। ये रिप्रेजेंटेशन है, केमिकल इक्वेशन है, बिल्कुल है। किस तरह का केमिकल इक्वेशन है? ये एक वर्ड इक्वेशन है। हम एक और एग्जाम्पल के थ्रू भी इस बात को समझते हैं, जैसे कि हमने कहा नाइट्रोजन गैस रिएक्ट कर रही है हाइड्रोजन के साथ और ये अपना प्रोडक्ट बना लेती है अमोनिया। स्टूडेंट, अगर आपको याद हो तो मैंने लास्ट क्लास में भी यही एग्जाम्पल के थ्रू आपको वर्ड और सिंबल इक्वेशन समझाई थी। क्लियर? तो ठीक है, आप लोगों को समझ में आ गया। ये तीन एग्जाम्पल मैंने लिए हैं केमिकल चेंज के, ये तीनों केमिकल इक्वेशन हैं और ये वर्ड केमिकल इक्वेशन है। ठीक है, सेकेंड टाइप ऑफ केमिकल इक्वेशन हम बात कर रहे हैं, इट्स सिंबल इक्वेशन। इट इज सिंबल इक्वेशन। व्हाट इज मीन बाय सिंबल इक्वेशन? स्टूडेंट, जब कभी भी किसी केमिकल रिएक्शन को या केमिकल चेंज को हमें रिप्रेजेंट करना है बाय यूजिंग द सिंबल ऑफ सब्सटेंसेस इन्वॉल्व्ड इन दैट केमिकल चेंज, उसे ही हम सिंबल इक्वेशन कह देते हैं। जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल हम लोग ले रहे हैं ये वाला मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन वाला।
मैग्नीशियम का सिंबल क्या होता है? मैग्नीशियम का सिंबल हो जाएगा Mg, ये एक एलिमेंट है, यस। यहाँ पर ऑक्सीजन एटम नहीं है, ये ऑक्सीजन गैस है, तो हम ऑक्सीजन गैस को रिप्रेजेंट करते हैं O2 से, और हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड, दैट इज MgO। इज दिस क्लियर? ये समझ में आ गई बात आप लोगों को? फर्स्ट जो केमिकल चेंज वर्ड्स इक्वेशन से रिप्रेजेंट किया था, उसका सिंबल इक्वेशन इस तरह से रिप्रेजेंट कर दिया जाएगा, ठीक। अच्छा, सेकंड अगर केमिकल चेंज को मैं केमिकल इक्वेशन से रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो ये हमारे पास रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा H2। स्टूडेंट, यहाँ पर ये जो हाइड्रोजन है ये भी हाइड्रोजन गैस ही है, ये एटम नहीं है हाइड्रोजन का, ठीक। प्लस इट रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू गिव यू, क्या प्रोडक्ट बना रहा है? वाटर बना रहा है। वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? H2O। इज दिस क्लियर? ये वाटर का फॉर्मूला है, ये क्या होता है? H2O। चलो, थर्ड जो हमने वर्ड इक्वेशन का एग्जांपल आप लोगों के लिए लिया है, उसको अगर मैं सिंबल इक्वेशन से रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? इट इज N2 प्लस H2 दैट विल गिव यू 2NH3. This is, sorry, not 2NH3, only NH3. Let me correct myself. It is NH3. क्लियर है आप लोगों को? तो जितने भी तीनों वर्ड इक्वेशन के एग्जाम्पल मैंने लिए, उनके सिंबल इक्वेशन को भी मैंने यहाँ पर रिप्रेजेंट करके बताया है। स्टूडेंट, आप लोग खुद एनालिसिस कीजिए, ये रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा रिजल्टिव या इंफॉर्मेटिव है या फिर ये वाला? सपोज दिस इज द मोर इंफॉर्मेटिव रिप्रेजेंटेशन केमिकल इक्वेशन। कैसे? क्या मुझे यहाँ पर मैग्नीशियम का सिंबल पता चल रहा है? नहीं पता चल रहा है, यहाँ पता लग रहा है। अच्छा, ऑक्सीजन, मैंने कहा ये ऑक्सीजन गैस है। स्टूडेंट, ये ऑक्सीजन गैस है, तो ऑक्सीजन गैस का जो एक मॉलिक्यूल है उसमें कितने एटम होंगे ऑक्सीजन के? क्या मुझे यहाँ से देख करके पता लग रहा है? नहीं पता लग रहा। ये बात मुझे यहाँ पर देख करके पता लग रही है सिंबल इक्वेशन में कि ऑक्सीजन की जो गैस होती है उसके एक मॉलिक्यूल में 2 ऑक्सीजन के एटम है। ये जो सबस्क्रिप्ट लिखा है हमने, ये उसके एटम अवेलेबल इन 1 मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी तरह से अगर मुझे मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला पता लगाना है तो वर्ड इक्वेशन से फॉर्मूला पता नहीं लगेगा, लेकिन सिंबल इक्वेशन से केमिकल फॉर्मूला भी हमें पता लग जाता है। क्लियर? हाइड्रोजन गैस के एक मॉलिक्यूल में 2 एटम है, ये मुझे सिंबल इक्वेशन से पता लग रहा है। ऑक्सीजन गैस के एक मॉलिक्यूल में 2 एटम है ऑक्सीजन के, ये भी मुझे देख करके पता लग रहा है। सिमिलर विद अगर अमोनिया का केमिकल फॉर्मूला पूछा जाए तो इट इज NH3। अमोनिया को अगर मैं कहूँ अमोनिया गैस, तो स्टूडेंट इसके नाम से हमें नहीं पता लग रहा कि इसके अंदर कौन कौन से एटम अवेलेबल हैं, कितने एटम अवेलेबल हैं एक मॉलिक्यूल में, लेकिन इसके कंपैरिजन में इस रिप्रेजेंटेशन से मुझे और ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिल रही है। क्लियर है? तो ये फर्क है हमारे पास वर्ड इक्वेशन और सिंबल इक्वेशन का। इज दिस क्लियर? ये समझ में आ गई बात आप लोगों को? चलिए, अच्छा, अगर आप लोग टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन की बात कर रहे हो तो हमारे पास में एक टाइप ऑफ केमिकल इक्वेशन और भी निकल करके आता है, जो कि है हमारे पास अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। इट इज अनबैलेंस्ड, हम बात कर रहे हैं अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। हम बात कर रहे हैं अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के बारे में, ठीक है। और इसके साथ साथ हमारे पास एक और भी होगा टाइप ऑफ इक्वेशन, दैट इज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। देखो, मैंने यहां पर अभी 3 एग्जाम्पल लिखे थे केमिकल रिएक्शन के, जैसे कि हमने लिखा मैग्नीशियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू गिव यू मैग्नीशियम ऑक्साइड। एक एग्जाम्पल मेरे पास में ये था, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल हम क्या ले रहे थे? हाइड्रोजन रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू गिव यू वाटर। और थर्ड हम एग्जाम्पल ले रहे थे, हमने कहा नाइट्रोजन रिएक्ट विद हाइड्रोजन टू गिव यू अमोनिया। इज दिस क्लियर? मैंने अभी आप लोगों को सिंबल इक्वेशन समझाने के लिए यही 3 एग्जाम्पल लिए थे, हाँ या नहीं?
बिल्कुल सही। अब मैं बात कर रहा हूं अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के बारे में। स्टूडेंट्स, आई एम श्योर आप लोगों को मॉलिक्यूलर मास निकालना आता होगा। किसी भी केमिकल इक्वेशन में अवेलेबल जितने भी सब्सटेंसेस हैं उन सब के मॉलिक्यूलर मास को फाइंड आउट कीजिए। अगर रिएक्टेंट, टोटल रिएक्टेंट का मॉलिक्यूलर मास टोटल प्रोडक्ट के मॉलिक्यूलर मास के बराबर नहीं है, वही रिएक्शन हमारे पास अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होगी। कैसे? मैं इसका एग्जांपल से समझा देता हूं आपको। अगर बात की जाए मैग्नीशियम के बारे में, मैग्नीशियम का ग्राम एटॉमिक मास कितना हो जाएगा? दैट इज 24 ग्राम। ओके। अगर ऑक्सीजन गैस की बात की जाए O2 की, तो इसका ग्राम मोलर मास कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा ये? इट इज 32 ग्राम। और अगर MgO, जो फॉर्मूला मैंने आपको यहाँ पर लिख करके बताया है, इसके मॉलिक्यूलर मास की अगर हम बात करें तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास में? 12 + 16, तो ये हो जाएगा हमारे पास 28 ग्राम। मैग्नीशियम का 12, 16 ऑक्सीजन का, तो 28 ग्राम हो जाएगा। स्टूडेंट, ये रिएक्शन एक अनबैलेंस्ड रिएक्शन इसलिए है क्योंकि रिएक्टेंट का जो टोटल मास है वो प्रोडक्ट के मास के बराबर नहीं आ रहा है। ठीक है, रिएक्टेंट का जितना भी मास है, टोटल मास रिएक्टेंट्स का, वो प्रोडक्ट्स के टोटल मास के बराबर नहीं है। तो ये एक अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। ठीक है, इसको और इलेबोरेट कर लेते हैं हमारे सेकंड एग्जांपल से। जैसे कि अगर मैं बात करूं हाइड्रोजन के बारे में, इसके एक एटम का ग्राम एटॉमिक मास होता है 1, तो H2 है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा? 2 ग्राम। प्लस ऑक्सीजन के एक एटम का ग्राम एटॉमिक मास होता है 16, 2 का कितना हो जाएगा? 32। अगर मैं वाटर मॉलिक्यूल का ग्राम मोलर मास निकालना चाहूं तो कितना आ जाएगा? 2 + 16, तो ये टोटल हो जाएगा हमारे पास में 18। कितना हो जाएगा? 18 ग्राम। स्टूडेंट्स देख लीजिए, रिएक्शन में रिएक्टेंट का जो मास है वो प्रोडक्ट के मास के बराबर नहीं है। बताइए, क्या 32 + 2 34 होगा? वो 18 ग्राम के बराबर है क्या? न्यूमेरिकली नहीं है। यही एक अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। इसी तरह से अगर मैं इस एग्जाम्पल से आपको एलेबोरेट करूं तो नाइट्रोजन का ग्राम मोलर मास कितना हो जाएगा? इट इज 28 ग्राम। हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा? इट इज 2 ग्राम। और अगर मैं अमोनिया का निकाल लेता हूं, जो कि ये गैस ही है, तो ये हो जाएगा 17 ग्राम। स्टूडेंट्स, नाइट्रोजन का 14 और एक हाइड्रोजन का होता है 1, ऐसे 3 हाइड्रोजन है, तो 14 + 3 17। इज दिस क्लियर? ओके, तो मुझे एक बात बता दीजिए, क्या यहाँ पे रिएक्टेंट का जो मास है वो प्रोडक्ट के मास के बराबर है क्या? नहीं है। 28 + 2 कितना होता है? 30। क्या ये 17 के बराबर है? नहीं है। तो यही हमारे पास हो जाता है अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ओके, सो इसकी डेफिनेशन या इसको समझने से पहले हम एक बात कर लेते हैं। एक लॉ हमारे पास में आता है, वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के बारे में लिखने से पहले हम बात कर रहे हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के बारे में। इस लॉ के अकॉर्डिंग mass in a chemical reaction neither created nor destroyed। किसी भी केमिकल इक्वेशन में ना तो मास को क्रिएट किया जाता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जाता है, हम उसे एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे होते हैं। इसको दूसरे सेंटेंस में हम ऐसे भी कह सकते हैं, इन अ केमिकल रिएक्शन, जो भी केमिकल एक्शन हो रहा होता है हम उसमें कह देंगे टोटल मास ऑफ reactants is
always equal to the total mass of product. Is this clear? In a chemical reaction, total mass of reactant is always equal to the total mass of product. इस बात का ध्यान आप रखिएगा. कैसे? देखो, इसको भी मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू आप लोगों को समझा देता हूं. हम ये बात कर रहे हैं, इफ ए ग्राम ऑफ रिएक्टेंट ए एंड बी ग्राम ऑफ रिएक्टेंट बी react together to form C gram of product C and D gram of product D. Then अगर किसी केमिकल चेंज में A ग्राम ऑफ रिएक्टेंट A, B ग्राम ऑफ रिएक्टेंट B आपस में रिएक्शन करके C ग्राम ऑफ रिएक्टेंट C एंड स्मॉल d ग्राम ऑफ कैपिटल D प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो हम रिएक्शन कैसे लिखेंगे? A प्लस बी इज गिविंग यू C प्लस D. स्टूडेंट, ये है केमिकल इक्वेशन. और अगर कंजर्वेशन ऑफ मास के बारे में बात करें, A प्लस बी मस्ट ऑलवेज बी इक्वल टू C प्लस D. ये स्मॉल c है स्टूडेंट, ध्यान रखिएगा, स्मॉल c प्लस D. दिस इज अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. जितने भी रिएक्टेंट हैं उनका टोटल मास प्रोडक्ट के टोटल मास के बराबर होना चाहिए. स्टूडेंट, ये जो एग्जाम्पल मैंने लिए हैं अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के, यहाँ पर जितने भी रिएक्टेंट हैं उन सब का मास उनके रेस्पेक्टिव प्रोडक्ट के बराबर नहीं है. इसीलिए ये जो रिप्रेजेंटेशन है वो एक अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है. समझ में आ गई ये बात? चलिए, अब मुझे एक बात बताइए, केमिकल इक्वेशन है क्या? क्या है? क्या ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल चेंज है? बिल्कुल है. केमिकल चेंज का रिप्रेजेंटेशन कौन कर रहा है? हम ह्यूमन कर रहे हैं हमारी कन्वीनियंस के लिए. तो मुझे एक बात बताओ, क्या आप ये चाहोगे कि हमारे रिप्रेजेंटेशन में कोई गलती रहे, कोई कमी रहे? नहीं चाहोगे ना. तो क्या हम इस अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं. तो अगर अब हम बात करने वाले हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के बारे में, अब हम बात कर रहे हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के बारे में. व्हाट इज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन? ये रिप्रेजेंटेशन हमने किया है, तो हम अनबैलेंस्ड को बैलेंस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं. तो हम ये कहेंगे अ केमिकल इक्वेशन which obey law of conservation of mass. जो भी केमिकल इक्वेशन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को ओबे कर रहा है, मतलब जिस रिप्रेजेंटेशन में रिएक्टेंट का टोटल मास प्रोडक्ट के टोटल मास के बराबर होगा, वही हमारे पास एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हो जाती है. स्टूडेंट, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है वो आप लोगों के सामने यहाँ पर लिखा हुआ है. यू कैन कंपेयर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग रिएक्टेंट का जितना टोटल मास है वो प्रोडक्ट के टोटल मास के बराबर होना चाहिए. एग्जाम्पल देखना चाहोगे कैसे? एग्जाम्पल देखना चाहोगे कैसे? देखो, मैंने अभी एक एग्जाम्पल लिया था आपके पास, मैग्नीशियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू गिव यू मैग्नीशियम ऑक्साइड. क्लियर? अब ये अनबैलेंस्ड रिएक्शन है, जैसा मैंने एग्जांपल लिया था. क्यों? क्योंकि 24 ग्राम प्लस 32 ग्राम ऑक्सीजन इज नॉट इक्वल टू कितना है? 12 प्लस 16 28 ग्राम. 28 ग्राम के बराबर नहीं है. लेकिन स्टूडेंट, अगर मैं दोनों साइड हर एलिमेंट के एटम को बराबर कर दूं तो क्या ये रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी? बिल्कुल हो जाएगी. कैसे? देखो, यहां पर मैग्नीशियम 1 है, यहाँ पर 1 है, बैलेंस्ड है बिल्कुल.
यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पर ऑक्सीजन 1 है, बैलेंस्ड नहीं है। क्या करें बैलेंस करने के लिए? देखो ये 2 है तो क्या मैं यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ? बिल्कुल कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो क्या मैं मैग्नीशियम के आगे भी 2 लिख सकता हूँ? बिल्कुल। अब क्या फर्क आया है? देखो ये मेरे पास में हो जाएगा 48 ग्राम 2 से देखो आप इसको फोकस मत कीजिएगा, ये अनबैलेंस्ड है, ये रिप्रेजेंटेशन अनबैलेंस्ड है। अब मैं बैलेंस्ड की बात कर रहा हूँ। 2 mg मीन्स 2 × 24 48 ग्राम प्लस ऑलरेडी 32 ग्राम, मैंने ऑक्सीजन में कोई चेंज नहीं किया है। इट इज कन्वर्टिंग टू 2 × 28, नहीं ये कितना आ जाएगा 16 + 24, एक सेकेंड, ये कितना हो जाएगा 40 ग्राम। 28 नहीं होगा स्टूडेंट्स, को मैं करेक्ट कर रहा हूँ, ये 40 ग्राम था पहले भी, है ना, इसको करेक्ट कीजिएगा। 24 + 32 40 ग्राम आएगा ये, ठीक है। तो ये मेरे पास में कितना हो जाएगा 2 × 40 = 80 ग्राम। अब मुझे एक बात बता दो कि क्या 48 + 32 80 ग्राम होता है? बिल्कुल होता है। और क्या ये मेरे प्रोडक्ट के 80 ग्राम के बराबर आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। तो क्या ये रिप्रेजेंटेशन जो है ये एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है क्या? बिल्कुल कर रहा है। समझ में आ गई बात आप लोगों को? क्लियर है? चलिए नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं कि किसी भी अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को कैसे एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में कन्वर्ट किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं हाउ टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। कोई भी अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है उसको बैलेंस्ड इक्वेशन में कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है, हम 1 बाय 1 उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो मैं यहाँ एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाने वाला हूँ। हमारी केमिकल इक्वेशन है Fe + H2O दैट विल गिव यू Fe2O3 + H2। स्टूडेंट अब हम क्या करने वाले हैं, जो भी अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हमें दी गई है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फुलफिल कराने के लिए हम उसे कन्वर्ट कर रहे हैं एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में। क्या क्या स्टेप हमें फॉलो करने होते हैं हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो क्या ये एक अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है? बिल्कुल है। क्यों है? क्योंकि जितने नंबर ऑफ एटम रिएक्टेंट में है हर एलिमेंट के उतने प्रोडक्ट में नहीं है। कैसे पता चला? लिस्टिंग कर लेते हैं। देखो सबसे पहले एलिमेंट है आयरन, हमने बात की LHS मतलब रिएक्टेंट साइड कितना है, और फिर हम बात कर रहे हैं RHS मतलब प्रोडक्ट साइड कितना है। आयरन रिएक्टेंट में है 1, प्रोडक्ट में है 2, बैलेंस्ड है? नहीं है। सेकेंड एलिमेंट है हाइड्रोजन, रिएक्टेंट में है 2 और प्रोडक्ट में भी 2 है, बैलेंस्ड है? बिल्कुल। लेकिन अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूं स्टूडेंट, ऑक्सीजन रिएक्टेंट में इस एरो के लेफ्ट हैंड साइड जितने भी सब्सटेंसेस है वो रिएक्टेंट है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन है हमारा 1 और प्रोडक्ट में ऑक्सीजन हो जाता है हमारा 3। स्टूडेंट गौर से देखिए, ये रिएक्शन आयरन के रेस्पेक्ट में और ऑक्सीजन के रेस्पेक्ट में बैलेंस्ड नहीं है, ये हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में ही बैलेंस्ड है। हमें इस अनबैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन को हर एलिमेंट के रेस्पेक्ट में बैलेंस करना है। क्लियर? चलिए कैसे करना है उसके बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहला जो स्टेप हम फॉलो कर रहे हैं वो ये है कि बैलेंस एटम अदर देन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। स्टूडेंट आप ये देखो कि रिएक्शन में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा कोई एटम है क्या? अगर है तो कोई एप्रोप्रिएट कोफिशिएंट लगा करके आइदर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट उनको बैलेंस करने की कोशिश कर लीजिए। जैसे कि अगर मैं बात करता हूं Fe + H2O दैट विल गिव यू Fe2O3 + H2 फॉर एग्जाम्पल। तो यहां पर आयरन हमारा कितना है 2, यहां पर कितना है 1। तो अगर मैं आयरन के साथ कोफिशिएंट 2 लगा देता हूं तो ये रिएक्शन हमारी बैलेंस हो जाएगी।
ये रिएक्शन हमारी बैलेंस हो जाएगी। ठीक है, अब स्टेप नंबर सेकंड क्या हो जाएगा, नाउ अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा एटम बैलेंस हो गया है, नाउ बैलेंस ऑक्सीजन एटम। अब हमें क्या करना है, ऑक्सीजन एटम को बैलेंस करना है एक सूटेबल कॉफिशिएंट लगा करके रिएक्टेंट में या प्रोडक्ट में। तो मेरी बात, एक बात आप ये देखिएगा, हमारे पास में है 2Fe प्लस H2O, दैट विल गिव यू Fe2O3 प्लस H2। स्टूडेंट आयरन बैलेंस है, बिल्कुल है। यहाँ रिएक्टेंट में ऑक्सीजन कितना है 1, प्रोडक्ट में कितना है 3। तो अगर मैं यहाँ पर 3H2O लिख दूंगा तो क्या मेरा हाइड्रोजन, क्या मेरा ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया है? बिल्कुल। आयरन बैलेंस है, ऑक्सीजन बैलेंस है। नाउ लेकिन अभी भी ये रिएक्शन कंप्लीटली बैलेंस्ड नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें हाइड्रोजन अभी बैलेंस्ड नहीं है। तो हम स्टेप नंबर 3 में क्या करने वाले हैं, हम 3 में करेंगे, लास्ट में आपको बैलेंस करना है, बैलेंस हाइड्रोजन एटम। लास्ट में आप हाइड्रोजन एटम को बैलेंस कैसे करेंगे? हमारे पास आयरन बैलेंस हो चुका है, प्लस हमारे पास में वाटर के ऑक्सीजन बैलेंस हो चुका है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में, प्लस अगर मैं H2O, प्रोडक्ट के H2O के आगे 3 लगा देता हूं तो हमारी रिएक्शन पूरी तरह से बैलेंस हो जाएगी। आप देख लीजिए, क्या रिएक्टेंट में 2 हाइड्रोजन है, सॉरी रिएक्टेंट में 2 आयरन है, बिल्कुल है। प्रोडक्ट में 2 आयरन है, बिल्कुल, रिएक्शन बैलेंस्ड। अब रिएक्टेंट में क्या मेरे पास में 3 ऑक्सीजन है, बिल्कुल। प्रोडक्ट में 3 ऑक्सीजन है, बिल्कुल सही। अब अगर मैं बात करूं, रिएक्टेंट में 6 हाइड्रोजन एटम है, प्रोडक्ट में भी 6 हाइड्रोजन एटम है, बिल्कुल। ये रिएक्शन अब हर एटम के रेस्पेक्ट में बैलेंस हो गई है। इज दिस क्लियर? ये समझ में आ गई बात आप लोगों को? क्लियर है? एक और एग्जांपल से करें, चलिए एक और एग्जांपल से हम लोग कर लेते हैं। हमारा सेकंड जो एग्जांपल है, चलो ये हमारा फर्स्ट एग्जांपल था, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना। हम दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा C4H10 प्लस O2, दैट विल गिव यू CO2 प्लस H2O। स्टूडेंट हमेशा ध्यान रखिएगा, जब कभी भी कोई हाइड्रोकार्बन बर्न होता है तो वो CO2 और H2O को ही प्रोड्यूस करेगा। चाहे आप एथेन, मेथेन, प्रोपेन, प्रोपीन, ब्यूटीन, वॉटेवर आप जो भी ले लें, प्रोडक्ट आपका H2O और CO2 ही आने वाला है। क्लियर? करें रिएक्शन को बैलेंस, लिस्टिंग कर लेते हैं। अगर मैं बात कर रहा हूं कार्बन के बारे में, रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड, कार्बन है 4, प्रोडक्ट में है 1, नहीं है बैलेंस। हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं, रिएक्टेंट में है 10, प्रोडक्ट में है 2, बैलेंस्ड है? नहीं है। अगर मैं बात करूं ऑक्सीजन के बारे में, तो रिएक्टेंट में ऑक्सीजन हमारा आ जाएगा 2, लेकिन प्रोडक्ट में कितना आ रहा है 2 + 1। देखो मैंने 2 + 1 क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पर 2 प्रोडक्ट हैं और दोनों में ही ऑक्सीजन है, तो हम अलग अलग सेपरेट करके लिख रहे हैं, इट इज 2 + 1। इज दिस क्लियर? अब आप देखो, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं स्टेप नंबर 1 के बारे में। हम क्या कर रहे हैं, बैलेंस एटम, विच एटम अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा जो हमारा एटम है उसे आप लोग बैलेंस यहां पर कर दीजिए। तो कैसे बैलेंस होगा? देखो C4H10 है, O2 है। अगर मैं 4 कार्बन यहां पर है और यहाँ 1 कार्बन है तो मैं 4CO2 लिख देता हूं और H2O। तो क्या हमारा कार्बन के रेस्पेक्ट में ये इक्वेशन बैलेंस हो गई है? बिल्कुल हो गई है, लेकिन एक नई प्रॉब्लम जनरेट हो गई है। कौन सी प्रॉब्लम जनरेट हो गई है स्टूडेंट? कार्बन तो बैलेंस हो गया, कार्बन तो बैलेंस हो गया, लेकिन यहां पर 4 रखते ही ऑक्सीजन जो है वो हमारा बदल गया है। कितना हो गया है ऑक्सीजन हमारा? 8 + 1। प्रॉब्लम जनरेट हो गई। ठीक है, तो अब हम बात कर रहे हैं
स्टेप नंबर सेकंड के बारे में, वो है हमारा बैलेंस ऑक्सीजन एटम। आपको सॉरी एक सेकंड, हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, स्टेप थोड़ा सा रिवर्ट कर रहे हैं। बैलेंस हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम को बैलेंस करना आसान क्यों होगा? देखो मैंने यहाँ से इसके कंपैरिजन में इस स्टेप के बदले ये स्टेप क्यों शिफ्ट कर दिया, क्योंकि देखो यहाँ पर हाइड्रोजन 5 है, सॉरी यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 2 है। अगर मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये आसानी से बैलेंस हो जाएगा। अभी इस कंडीशन में ऑक्सीजन को बैलेंस करना थोड़ा सा टफ है, तो उसको हम नेक्स्ट स्टेप में बैलेंस करते हैं। तो ये हमारे पास रिएक्शन बन जाएगी C4H10 प्लस O2 दैट विल गिव यू 4CO2 प्लस। देखो यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है 10, अगर मैं 5H2O कर दूंगा तो देखो प्रोडक्ट में 5 × 2 10 हाइड्रोजन एटम है, बिल्कुल है। क्या ये रिएक्शन कार्बन और हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में बैलेंस हो गई है? बिल्कुल हो गई है, लेकिन अब एक नई प्रॉब्लम जनरेट हो गई कि हमारा ऑक्सीजन जो है वो भी चेंज हो गया है। ऑक्सीजन कितना हो गया है? टोटल 13। अब देखो स्टेप नंबर, अगर मैं बात करूं स्टेप नंबर 3 के बारे में, अगर मैं स्टेप नंबर 3 के बारे में बात करूं तो नाउ बैलेंस ऑक्सीजन एटम। करो बैलेंस, कैसे होगा स्टूडेंट? यहां पर ऑक्सीजन 2 है, यहां पर 13 है, तो क्यों ना मैं यहां पर जो कोफिशिएंट आएगा उसको फ्रैक्शन में लिख दूं 13/2 O2 दैट विल गिव यू 4CO2 प्लस 5H2O। क्लियर? 13/2 O2 का मतलब है 13 O2 हो जाएगा, ठीक। लेकिन ये जो फ्रैक्शन है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि 6 मॉलिक्यूल तो कंप्लीट है और 1 मॉलिक्यूल हाफ है, जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो हम क्या करेंगे, अगर मैं इस पूरी रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये रिएक्शन बन जाएगी 2C4H10 प्लस 13O2 दैट विल गिव यू 8CO2 प्लस 10H2O। स्टूडेंट देख लीजिए, ये जो रिएक्शन हमने लिखी है ये भी एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। आप ध्यान रखिएगा, कोई भी मॉलिक्यूल का कॉफिशिएंट फ्रैक्शन में नहीं आ सकता, ठीक है? कोई भी मॉलिक्यूल का कॉफिशिएंट जो है वो फ्रैक्शन में नहीं आ सकता। अगर फ्रैक्शन में आ रहा हो तो जो डिनोमिनेटर में आपके जो डिजिट आएगा उससे पूरी रिएक्शन को मल्टीप्लाई करके बैलेंस्ड कर दीजिए। क्लियर? समझ में आ गई बात? हर एक स्टेप आप लोगों को क्लियर है, यहाँ पर लिख करके समझाया जा रहा है। स्टूडेंट्स, ये जो मेथड आप लोगों ने पढ़ा है बैलेंसिंग का, ये जो दोनों मेथड आप लोगों ने पढ़े हैं बैलेंसिंग के, इन्हें कहा जाता है हिट एंड ट्रायल मेथड। ये जो बैलेंसिंग का मेथड आप लोगों ने पढ़ा ये है हमारे पास हिट एंड ट्रायल मेथड। हिट एंड ट्रायल क्यों कह रहे हैं? हम अंदाजा लगा रहे हैं अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए कि कौन सा कॉफिशिएंट सूटेबल रहेगा रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए। ये जो दोनों एग्जाम्पल हमने पढ़े ये थे हिट एंड ट्रायल मेथड के। अब हम एक और इंटरेस्टिंग मेथड पढ़ने जा रहे हैं, प्लीज पे अटेंशन। जैसे कि अगर मैं आपसे बात करूं, मेरे पास में कंपाउंड है HClO4, इससे मैंने रिएक्शन कर दिया P4O10 से, तो हमारे पास जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा H3PO4 और एक प्रोडक्ट हमारे पास बन जाएगा Cl2O7। एक प्रोडक्ट हमारा बन जाएगा Cl2O7। स्टूडेंट, आपको इस रिएक्शन को बैलेंस करना है, चलिए कीजिए, कोशिश कीजिए अगर आपसे हो जाता है तो। स्टूडेंट, क्या ये इक्वेशन थोड़ी सी हमें कॉम्प्लिकेटेड लग रही है? क्या ये इक्वेशन थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड लग रही है हमें? बिल्कुल लग रही है।
तो क्या हम इसे किसी और मेथड से सॉल्व कर सकते हैं अदर देन हिट एंड ट्रायल मेथड से? बिल्कुल कर सकते हैं। तो अब जो सेकेंड मेथड हम लोग पढ़ने वाले हैं इस रिएक्शन को सॉल्व करने के लिए, वो मेथड है हमारा बाय एल्जेब्रिक मेथड। इस रिएक्शन को देखो, अगर इस रिएक्शन को हिट एंड ट्रायल से आप करने की कोशिश करोगे, ये एक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड और टाइम कंज्यूमिंग एक्टिविटी हो जाएगी। एग्जाम में हमें काफी लंबा समय नहीं मिलेगा, ज्यादा समय नहीं मिलेगा इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए, है ना, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट भी एक चीज होती है। तो हम क्या कर रहे हैं, एक ऐसा मेथड पढ़ रहे हैं अब जो कि एक लेंदी और कॉम्प्लिकेटेड अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के मेथड को बहुत ही शॉर्ट और इजी कर देगा। लेस टाइम कंज्यूमिंग है बट प्रैक्टिस चाहिएगी। और वो कौन सा मेथड है? एल्जेब्रिक मेथड। ठीक है स्टूडेंट, क्या आप लोगों ने एल्जेब्रा पढ़ी है? मैथमेटिक्स में पढ़ी होगी। क्या करते हैं एल्जेब्रा में? कुछ अननोन वेरिएबल दिए गए होते हैं, कुछ अननोन वेरिएबल दिए गए होते हैं, कुछ नोन क्वांटिटी दी गई होती है। आपको नोन क्वांटिटी यूज करके अननोन वेरिएबल की वैल्यू पता लगानी होती है। हाँ या नहीं? अरे हाँ या नहीं? बिल्कुल। एल्जेब्रा में हम क्या करते हैं, नोन क्वांटिटी से अननोन क्वांटिटी की वैल्यू पता लगाते हैं। अगर मैं केमिकल इक्वेशन में बात करूं तो क्या आपको पता है, आपको पता है कि हर एलिमेंट के रिएक्टेंट में कितने एटम हैं? क्या आपको नहीं पता है? आपको नहीं पता है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में कितने मॉलिक्यूल कंज्यूम हो रहे हैं। अल्टीमेटली आपको कोफिशिएंट नहीं पता जिसको रख करके वो रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी। तो क्या मैं इस रिएक्शन को थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकता हूं? मैंने क्या किया, इस रिएक्शन को मॉडिफाई कर लिया। HClO4 प्लस B P4O10 that will give you CH3PO4 plus D Cl2O7। स्टूडेंट, आपको रिएक्टेंट में हर एलिमेंट के एटम दिख रहे हैं, प्रोडक्ट में हर एटम के एलिमेंट के एटम दिख रहे हैं, लेकिन उनके नंबर कितने हैं वो नहीं पता, और वही हमें पता लगाना है। तो मैं क्या करूंगा, यहां पर जो कॉफिशिएंट लिखे हैं A, B, C और D ये अननोन है, मुझे इनकी वैल्यू पता लगानी है। तो हम इनके लिए क्या इक्वेशन बना सकते हैं? बिल्कुल, हम इक्वेशन बना रहे हैं हाइड्रोजन के लिए। अगर ये रिएक्शन बैलेंस होगी और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फुलफिल कर रही होगी, तो रिएक्शन क्या बनेगी? A इज इक्वल टू 3C। देख लीजिए, क्योंकि जितने हाइड्रोजन के एटम होंगे रिएक्टेंट में उतने ही प्रोडक्ट में होंगे, तो A इज इक्वल टू 3C हमारी पहली केमिकल इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, अगर मैं क्लोरीन के रेस्पेक्ट में बात करूं तो क्या आएगा इक्वेशन? A मस्ट बी 2D, यही हमारी इक्वेशन आएगी। A मस्ट बी 2D इक्वल टू 2D, बिल्कुल। और अगर मैं बात करता हूं ऑक्सीजन के रेस्पेक्ट में तो इक्वेशन बन जाएगी 4A प्लस 10B, 4A प्लस 10B इज इक्वल टू 4C प्लस 7D। इज दिस क्लियर? ऑक्सीजन के रेस्पेक्ट में इक्वेशन कैसे बनेगी? 4A प्लस 10B इज इक्वल टू 4C प्लस 7D, ये इक्वेशन बन जाएगी हमारी। और अगर मैं आपसे बात करता हूं एलिमेंट फॉस्फोरस के रेस्पेक्ट में, अगर इस रिएक्शन को बैलेंस करने की बात की जाए तो हमारे पास फॉस्फोरस के लिए इक्वेशन कैसे बनेगी? इट इज 4B इज इक्वल टू C, हमारी ये इक्वेशन बन जाएगी। इज दिस क्लियर? ये बात समझ में आ गई आप लोगों को? क्लियर है सभी को? चलिए, तो अगर मेरे पास में बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के कोफिशिएंट आ गए हैं तो मिनिमम कोई भी कोफिशिएंट किसी इक्वेशन में क्या हो सकता है? 1। तो हमने माना हमने अज्यूम किया हमने कि C जो है वो है 1। हमने अज्यूम किया लेट C इज इक्वल टू 1। C इज इक्वल टू 1 अज्यूम करते ही हमारा A इज इक्वल टू 3 आ जाएगा।
हमारा a इज इक्वल टू 3 आ जाएगा, C1 होते ही a इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। और अगर मैं a की वैल्यू इस इक्वेशन में रख देता हूं, देखो ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2, ये इक्वेशन 3 और ये इक्वेशन 4, मैंने जब c इज इक्वल टू 1 अज्यूम किया तो अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 1 a इज इक्वल टू 3 आ गया। अब अगर मैं सेकेंड इक्वेशन में a की वैल्यू रख देता हूं तो क्या d इक्वल टू 3/2 आ जाएगा? क्या d इज इक्वल टू 3/2 आ जाएगा, हाँ या नहीं? और अगर मैं c इज इक्वल टू 1 इक्वेशन नंबर 4 में रख देता हूं तो मेरे पास में b इज इक्वल टू 1/4 भी आ जाएगा। स्टूडेंट, क्या ये बात आप लोगों को समझ में आ रही है? क्लियर है? ठीक है, तो अब देखो मेरे पास में a, b, c और d, क्या तीनों की वैल्यू आ चुकी है? क्या तीनों की वैल्यू आ चुकी है? बिल्कुल आ चुकी है। हमें थर्ड इक्वेशन को सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। हालांकि आप सॉल्व करोगे तब भी आपका रिजल्ट जो है वो सेम ही आएगा। हमारे पास में a, b, c और d, यस चारों ही कॉफिशिएंट आ चुके हैं। तो इनको रख करके देख लेते हैं। हम बात कर रहे हैं 3HClO4 प्लस b की वैल्यू कितनी है 1/4 P4O10, दैट विल गिव यू, c क्या है हमारा 1 ही है, इट मस्ट बी H3PO4 प्लस d क्या है हमारा, d है 3/2 Cl2O7। ओके, ये रिएक्शन समझ में आ गई आपको? 4 कॉफिशिएंट चाहिए थे, मेरे को थर्ड इक्वेशन की जरूरत ही नहीं पड़ी। मैंने फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ इक्वेशन से ही चारों कॉफिशिएंट निकाल लिए। अब देखो, मैंने आपसे कहा था किसी भी केमिकल इक्वेशन में कोई भी मॉलिक्यूल फ्रैक्शन में नहीं हो सकता। जो लार्जेस्ट वैल्यू हो जिस भी डिनोमिनेटर में, उससे पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो रिएक्शन क्या हो जाएगी? रिएक्शन हो जाएगी 12HClO4 प्लस P4O10, दैट विल गिव यू 4H3PO4 प्लस 6Cl2O7। स्टूडेंट देख लीजिए कि क्या ये जो इक्वेशन हमने लिखी है ये बैलेंस्ड इक्वेशन है? बिल्कुल है। क्या ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फुलफिल कर रही है? बिल्कुल कर रही है। देख लीजिए आप लोग, समझ में आ गई बात आप लोगों को? क्लियर? सबको क्लियर है? नोट कीजिए फटाफट से। थोड़ा सा नया और इंटरेस्टिंग मेथड है, लेकिन जब कभी भी अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाए तो हम ये अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, हम इसे अप्लाई करके काफ़ी इजी, कन्वीनियंट तरीके से रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हैं। क्लियर? एक और एग्जांपल लेके देखें इसका। यस, एल्जेब्रिक मेथड से रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए हम एक और एग्जांपल के थ्रू रिएक्शन को बैलेंस करना सीख रहे हैं। हमारी रिएक्शन क्या है? रिएक्शन है N2 विल रिएक्ट विद O2 प्लस H2O और ये हमारे पास बना देता है एसिड HNO3। स्टूडेंट, रिएक्शन को हमें बैलेंस करना है बाय एल्जेब्रिक मेथड से। स्टूडेंट, तो हम क्या करेंगे? रिएक्शन के हर सब्सटेंस का पर्टिकुलर कॉफिशिएंट हम असाइन कर देते हैं। कोशिश करो स्मॉल ABCD ले लो ताकि काम हमारा काफ़ी आसान हो जाए। ठीक, अगर मैं बात करता हूं नाइट्रोजन के रेस्पेक्ट में तो इक्वेशन बनेगी 2A इज इक्वल टू D। दिस इज इक्वेशन 1। अगर मैं बात करता हूं ऑक्सीजन के रेस्पेक्ट में तो इक्वेशन बनेगी 2B प्लस C इज इक्वल टू 3D। ये मेरे पास इक्वेशन सेकंड हो जाती है। अगर मैं बात करता हूं हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में तो इक्वेशन बनती है 2C इज इक्वल टू D। ठीक है, मैं हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में अगर बात करता हूं तो इक्वेशन क्या बनेगी?
2C इज इक्वल टू D। 3 इक्वेशन बनेगी क्योंकि 3 ही एलिमेंट है पूरी रिएक्शन में इन्वॉल्व, चाहे वो रिएक्टेंट में हो या चाहे प्रोडक्ट में हो। तो हमने माना लेट, क्या अज्यूम कर रहे हैं हम, लेट A इज इक्वल टू 1। अगर मैं A इज इक्वल टू 1 मान लेता हूं, अगर मैं A इज इक्वल टू 1 मान लेता हूं तो हमारे पास में D इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 1 अगर A इज इक्वल टू 1 है तो D इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, बिल्कुल सही। और अगर D इक्वल टू 2 आ गया है, देखो ये हमारी इक्वेशन बन रही है थर्ड इक्वेशन के अकॉर्डिंग अगर D इज इक्वल टू 2 है तो क्या C इज इक्वल टू 1 आ जाएगा? D इज इक्वल टू 2 है तो C इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। सॉरी अब देखो, मुझे A पता है, C पता है, D पता है, B नहीं पता, तो क्या मैं इस इक्वेशन से B भी निकाल सकता हूं? कैसे? देखो 2B प्लस 1 इज इक्वल टू D कितना है 2, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 6। तो यहां से अगर हम सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा, 2B इज इक्वल टू 5, तो B आ जाएगा 5/2। B कितना आ जाएगा? 5/2। तो इक्वेशन हमारी बैलेंस्ड फॉर्म में कैसे बनेगी? इक्वेशन बन जाएगी हमारी N2 प्लस O2 प्लस 2H2O, सॉरी N2 प्लस 5/2 O2 प्लस 2H2O, दैट विल गिव यू 2HNO3। स्टूडेंट C इज इक्वल टू 1 लिया है हमने, ये ध्यान रखिएगा। ये इक्वेशन बन जाएगी। हमने कहा था जब कभी भी मॉलिक्यूल फ्रैक्शन में आ रहा हो तो डिनोमिनेटर में जो लार्जेस्ट वैल्यू है उससे पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर मैं इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं इस पूरी इक्वेशन को, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी? इट इज 2N2 प्लस 5O2 प्लस 2H2O, दैट विल गिव यू 4HNO3। स्टूडेंट आप लोग देख सकते हो ये इक्वेशन भी हर एटम के रेस्पेक्ट में बैलेंस है। क्लियर? आई होप आज की क्लास में जो हमने केमिकल इक्वेशन पढ़ा, टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन पढ़े, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को बैलेंस केमिकल इक्वेशन में पढ़ा, कन्वर्ट करना पढ़ा, ये आप लोगों को समझ में आया होगा स्टूडेंट। तो आज की क्लास में इतना ही स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू एवरीवन।